नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह। हम लोग आज प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। गोदान उपन्यास, जो कि कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और प्रेमचंद द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण रचना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म जो है सन 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है सन 1936 ईस्वी में हुई थी। अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित हैं। और इनका जो गोदान उपन्यास है, यह कृषक जीवन से संबंधित है। एक किसान कितनी विवशता का सामना करता है, जो अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। इस कथा का प्रमुख पात्र जो है होरी है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है। गोदान के और प्रमुख पात्र जो हैं, पहला प्रमुख पात्र होरी है, जो गोदान का नायक है। हीरा और शोभा ये होरी के भाई हैं। गोबर होरी का पुत्र है। भोला होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला झुनिया का पिता है और यह होरी का मित्र भी है। राय साहब अमरपाल सिंह जमींदार, ये राय साहब और अमरपाल सिंह जमींदार हैं। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। श्याम बिहारी तरवा वकील बीमा कंपनी के एजेंट हैं। झिंगुरी सिंह गांव के ठाकुर और महाजन हैं। गंडा सिंह थानेदार हैं। ये प्रमुख पुरुष पात्र हैं। इसके बाद प्रमुख स्त्री पात्रों में धनिया होरी की पत्नी है और इस उपन्यास की नायिका है। मालती पेशे से बच्चों की डॉक्टर है, मेहता के प्रति आकृष्ट है। गोविंदी खन्ना मिस्टर खन्ना की पत्नी है और मेहता के नज़र में आदर्श स्त्री। झुनिया भोला की विधवा पुत्री है और गोबर की प्रेमिका व पत्नी है। सरोज मालती की बहन है। सोना रूपा होरी की दो पुत्रियां हैं। सिलिया माता दीन की प्रेमिका है। दुलारी सहुआइन दुकान करती है और ब्याज पर पैसे देती है। होरी इससे हंसी दिल लगी करता है। नोहरी झुनिया की सौतेली माँ है। तो चलिए, हम लोग प्रसाद जी द्वारा रचित इस कहानी के पात्रों के बारे में हमने जाना। अब प्रेमचंद जी ने गोदान में कृषक जीवन का कैसा चित्रण किया है और इसके पात्र में क्या विशेषता है, उसको हम लोग देखेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसमें उपन्यासकार ने होरी की व्यथा कथा के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया है। प्रेमचंद जी ने गोदान में होरी और धनिया, मालती और मेहता, गोबर और झुनिया, माता दीन और सिलिया, खन्ना और गोविंदी के माध्यम से ऐसे चरित्र प्रस्तुत किए हैं जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोदान की प्रमुख समस्या एवं उद्देश्य। अब देखिए, गोदान में किस प्रकार की समस्या को उठाया गया है और कथाकार का उद्देश्य क्या रहा है इस उपन्यास के पीछे। प्रेमचंद ऐसे भारतीय प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यासों का उपयोग समाज और जीवन की आलोचना के लिए किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में उन समस्याओं को चित्रित किया है जो वर्तमान युग से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित न हो।
किसी प्रकार का शोषण न हो और आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के पैमाने से न हो। गोदान में उनका यही प्रमुखता से व्यक्त हुआ है। इस उपन्यास का प्रधान उद्देश्य कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण करना, उसके शोषण का चित्र प्रस्तुत करना, उसकी दीनहीन स्थिति से समाज को परिचित कराना है। किसान का शोषण कौन करता है तथा उसका शोषण कितने मुहानों पर होता है और उस शोषण के लिए समाज के कौन कौन से लोग उत्तरदायी हैं, इसका सजीव चित्रण गोदान में किया गया है। उपन्यास मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जीवन की सच्चाई को उजागर कर हमें सोचने और विचारने पर विवश कर देती है और संघर्ष की प्रेरणा प्रदान करता है। गोदान की समस्याओं और उद्देश्यों का विवेचन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला, कृषक जीवन की विसंगतियों का चित्रण। गोदान की रचना कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण करने के लिए की गई है। होरी कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। उसके जीवन की ट्रेजेडी हर किसान के जीवन को प्रस्तुत करती है। जब भारत में जमींदारी प्रथा थी तो किसान उसके शिकंजे में कसा हुआ था। जमींदार, कारकुन, पटवारी, सूदखोर, महाजन आदि तो उसका शोषण करते ही हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस, व्यापारी, धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार भी उसका शोषण करते हैं। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो कि किसान सारे संसार के लिए अन्न उपजाता है, वही खुद भूखा है। यह कैसी विडंबना है कि अपने शोषकों के बारे में होरी जैसा किसान अच्छी तरह से जानता है, फिर भी रूढ़ियों और संस्कारों में बंधा हुआ होने के कारण वह उनके प्रति अपनी क्रोधाभिभूत नहीं हो पाता। इस शोषण के लिए वह अपने भाग्य को दोषी मानता है, किंतु गोबर उसकी इसी बात से सहमत नहीं है। वह प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है और इस बात को जानता है कि भगवान तो सबको बराबर बनाता है। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। किसानों के इस शोषण का कारण उसके संस्कार, रूढ़िवादिता, संगठन का अभाव है। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए बैल की तरफ जमींदारों के हल में जुटे रहते हैं। जमींदार को किसान से लगान वसूल करने का जायज हक है, किंतु यह नाजायज रूप में नजराना लेते हैं, जुर्माना वसूल करते हैं, इजाफा लगान लेते हैं और किसानों से बेगार कराते हैं। राय साहब, अमरपाल सिंह वैसे तो किसानों के शुभेच्छु हैं, किंतु स्वार्थ नहीं छोड़ सकते। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। राय साहब के साथ मेहता जी की संपूर्ण बहस यह ध्वनित करती है कि बुद्धिजीवी लोग ही राय साहब जैसे रंगे सियारों की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। शहर के मेहता और गांव के गोबर जैसे लोग ही इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर समाज को इस अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। दूसरा, शोषण के विविध रूपों का चित्रण। किसान का शोषण जमींदार तो करता ही है, किंतु इस शोषण चक्र में और भी कई लोग शामिल हैं। गांव के महाजन, साहूकार भी किसान की मजदूरी का लाभ उठाकर ऊंचे दर पे ब्याज वसूलते हैं। साहूकार की सूद की दर 1 आना रुपये से लेकर 2 आना रुपये तक है। 75% वार्षिक से 150% तक जा पहुंचती है, किंतु किसान मजबूर है, कर्ज लेने को विवश है। कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी बैल के लिए, तो कभी लगान चुकाने के लिए, तो कभी सामाजिक दंड की भरपाई करने के लिए। होरी कहता है, कितना चाहता हूँ कि किसी से 1 पैसे भी कर्ज न लूं, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी यह कर्ज से गला नहीं छूटता। जमींदार के कर्मचारी, कारकुन, करिंदा तथा सरकार के पटवारी आदि भी किसान का शोषण करते हैं। पुलिस के गंडा सिंह जैसे थानेदार की मिली भगत से गांव के मुखिया भी किसान से मिली रिश्वत के पैसों से अपना हाथ बटाते हैं। समाज और धर्म भी किसान का शोषण करने से पीछे नहीं हटता। झुनिया को तो घर में आश्रय देने पर गांव वालों के भाग्य विधाताओं ने 100 रुपये दंड और 30 मन अनाज जुर्माने के रूप में वसूल किया।
दाता दीन जैसे ठेकेदार भी किसान का शोषण करते हैं। मृत्यु के अवसर पर होरी से गोदान की अपेक्षा करने वाले ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार समाज के मुंह पर तमाचा मारते हुए से प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एक गाय का जुगाड़ अपने लिए नहीं कर सका, उससे मरते समय गोदान के लिए कहना कहाँ का न्याय है। पर दाता दीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प। प्रेमचंद ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। खन्ना पूंजीपतियों के प्रतिनिधि पात्र हैं। शोषण की प्रक्रिया नगर गांव में समांतर रूप से चलती है। गांव में जमींदार किसान का शोषण करते हैं तो नगर में मिल मालिक पूंजीपति मजदूर का शोषण करके अपने सोने की लंका खड़ी करते हैं। प्रेमचंद को यह स्पष्ट दिख रहा था कि शोषण अब अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला। राय साहब को भी इसका आभास हो गया था कि जमींदारी प्रथा अब समाप्त होने वाली है। वे कहते हैं, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है। प्रेमचंद जी ने यह भी संदेश दिया है कि पूंजी पर अहंकार करना ठीक नहीं, क्योंकि पूंजी क्षणभंगुर है। चौथा, सेवा का आदर्श। प्रेमचंद जी ने गोदान में सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए जो विचार उपस्थित किए हैं वे लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान होता है। सच तो यह है कि दौलत व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न करती है और उसके हृदय से सेवा करुणा भाव जैसे परोपकार समाप्त हो जाते हैं। प्रेमचंद जी ने गोदान के पात्रों के माध्यम से सेवा के महत्व को प्रतिपादित किया है। सेवा और परोपकार में मेहता जी का दृढ़ विश्वास है। मालती भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल पड़ती है। सेवा और परोपकार में मेहता जी का दृढ़ विश्वास है। मालती भी उन्हीं की प्रेरणा से अपने स्वभाव को बदल लेती है और अब उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया है। गरीबों को बिना फीस लिए दवा देती है। वह सेवा का आदर्श प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद जी ने सेवा को कर्मयोग कहते हैं। नारी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में सेवा धर्म अपनाने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्ची केवल सेवा व्रत में ही है, वह अधिकार का स्रोत है। पांचवा, सामाजिक क्रांति में नारी का योगदान। प्रेमचंद जी की मान्यता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए नारी को अपनी भूमिका का सही निर्वाह सही ढंग से करना होगा। नारी की सहायता के लिए बिना सामाजिक क्रांति असंभव है। मेहता जी ने नारी के संबंध में जो विचार प्रकट किए वे इस धारणा को पुष्ट करते हैं। प्रेमचंद जी ने गोदान में धनिया के रूप में एक ऐसे नारी पात्र की परिकल्पना की है जो अपनी दृढ़ता, साहस और कर्मठता से समाज को हिला देती है। वह एक सामाजिक रूढ़ियों से, अन्याय और शोषण से जूझती है और अपने लौह व्यक्तित्व पर आंतरिक मृदुता के कारण गोदान की सर्वाधिक जीवंत नारी पात्र बन जाती है। छठवां, संगठित समाज की परिकल्पना। प्रेमचंद जी का मत है कि शोषण का विरोध संगठित होकर ही किया जा सकता है। अपने सभी उपन्यासों में उन्होंने यह संदेश दिया है कि संगठित होकर कार्य करने से व्यक्ति और समाज की स्थिति बदल सकती है। दलित शोषक वर्ग अपने बीच से ही अपना नेता पैदा करें और संगठित होकर उद्धार का मार्ग प्रशस्त करें। प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक समाज को अपना संघर्ष स्वयं करना होगा। तुच्छ स्वार्थों के वशीभूत होकर कुछ लोग समाज की एकता में को भंग करना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गोदान में प्रेमचंद जी की दृष्टि अत्यंत व्यापक रही है। कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का निरूपण करने के साथ साथ उन्होंने समाज की अन्य समस्याओं पर भी विहंगम दृष्टि डाली है।
निश्चित रूप से गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का दर्पण कहा जा सकता है। गोदान का शिल्प वैशिष्ट क्या है, हम लोग देखते हैं। तो गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जो भारतीय कृषक की संघर्ष को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का शिल्प भी बेजोड़ है। इसका कथानक यद्यपि विस्तृत है तथा अपने भीतर दो कथाओं का समावेश किए हुए है। इनमें से एक कथा ग्रामीण जीवन के पात्रों की कथा है और दूसरी कथा नागरिक जीवन को व्यक्त करती है। दोनों कथाएं समांतर रूप से चलती हैं। इन दोनों कथाओं को जोड़ने में सेतु का कार्य करते हैं राय साहब अमरपाल सिंह, जो जमींदार होने के कारण गांव पात्रों से भी जुड़े हैं और धनवान एवं रईसों से भी जुड़े हैं। ये सम्मान धन संपन्न उच्च वर्ग के हैं। दोनों कथाएं अनेक स्थानों पर जुड़ती हैं। मुख्य कथा ग्रामीण परिवेश वाली ही है, तथापि किसानों के शोषण का पूरा चित्र प्रस्तुत करने के लिए नगर की कथा एवं पात्रों की कथा भी आवश्यक है। पात्रों की भी आवश्यकता थी। प्रेमचंद जी ने मुख्य कथा के साथ साथ अनेक गौड़ कथाओं का समावेश भी इसमें किया है। घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तथा उपन्यासकार ने कहीं कहीं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ढंग से पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला है। शांतिप्रिय द्विवेदी का मत है, नगर की कथा से जुड़े हुए कई अंश यदि उपन्यास से निकाल दिए जाएं तो उपन्यास का आकार भी संतुलित हो जाएगा और कथानक में कसावट आ जाएगी। ओंकार नाथ को शराब पिलाने का प्रसंग, पिकनिक पार्टी, कबड्डी प्रतियोगिता एवं मिर्जा साहब से जुड़े हुए कथा प्रसंग फालतू हैं। गोविंदी की कहानी नारी की स्थिति पर दिए गए भाषण, मालती मेहता प्रसंग से भी गोदान के मुख्य कथा से जुड़े हुए प्रतीत नहीं होते। यद्यपि प्रेमचंद केवल किसानों की शोषण की गाथा तक विषय को सीमित रखते हैं तथा अन्य विचारों को व्यक्त करने का मोह संलग्नित कर लेते हैं। गोदान की कथा में अधिक कसावट आ सकती है। गोदान की भाषा प्रेमचंद की भाषागत विशिष्टताओं से युक्त है। वह सरल, प्रवाहपूर्ण, सहज तथा लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर हुआ है। गोदान में प्रमुख पात्र हैं। गोदान में स्थान स्थान पर मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। गोदान में प्रयुक्त कुछ मुहावरे द्रष्टव्य हैं। मुंह में ताला पड़ा होना, साठे पर पाठे होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, पांव तले गर्दन दबी लगना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, बिन घरनी घर भूत के डेरा, मन भाई मुड़ी हिलाए आदि प्रेमचंद जी ने शुक्तियों का प्रयोग भी गोदान में किया है। यथा पहला, रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं जा सकता। दूसरा, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आ गया तो फिर जाने का नाम नहीं लेता। तीसरा, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। चौथा, जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम ही तो मुंह है। भाषा को सक्षम बनाने के लिए अप्रस्तुत दृष्टांतों, प्रतीकों एवं बिंबों का सहारा भी लिया गया है। चलते हुए उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों से युक्त हिंदी का प्रयोग गोदान में हुआ है। पात्रों की संख्या गोदान में कुछ अधिक हो गई है। लगभग 70 पात्र हैं गोदान में। प्रेमचंद जी ने प्रत्येक पात्र की बाह्य रूपरेखा एवं आंतरिक गुणों का उद्घाटन बड़े मनोयोग से किया है। होरी के गांव में रहने वाली झिंगुरी सिंह की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, नाटे मोटे खलवाट, काली लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। प्रेमचंद जी के पात्रों का चरित्रांकन एक दो वाक्य में इस प्रकार कर देते हैं। राय साहब रंगे सियार हैं,
मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। धनिया बाहर से इस्पात जैसी कठोर और भीतर से मोम जैसी मुलायम है। गोदान के संवाद पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुकूल है। उनमें संक्षिप्तता, सजीवता, प्रवाहमयता जैसे गुण विद्यमान हैं। गोदान की भाषा पात्रानुकूल, गांव के पात्र ग्रामीण भाषा एवं ग्राम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि नगर के पढ़े लिखे पात्र अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद की शैली मनोभावों के अनुरूप बदलती रहती है। पात्रों का विवरण देते समय रेखाचित्र शैली प्रयोग करते हैं, तो विषय वस्तु का विवेचन करते समय विवरणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। कहीं भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तो यह अलंकारिक शैली का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि गोदान शिल्प की दृष्टि से भी एक सशक्त उपन्यास है और पाठकों पर अपने उद्देश्यपूर्ण कथानक के माध्यम से प्रेमचंद ने अमिट छाप छोड़ने में समर्थ रहे हैं। तो बस आज इतना ही। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।